चलो, कैसे हो? नमस्कार। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं ना, और आज शायद ख़त्म हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट हम पहले देख चुके हैं, चौथे पार्ट में घुसने वाले हैं। अच्छा यार, मैंने बोला नहीं, के लोगों ने मेरे बोला कि आप एक बार बोल दिया करना, लाइक सब्सक्राइब और वो थोड़ा शेयर कर देना, है ना, क्योंकि मैं तो पहली बार बना रहा हूँ आपके लिए, बीपीएससी के लिए खास करके वीडियो ऐसा टीचर वाला। और मैं तो जेई मेंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, आईटी जेई के बच्चों को। तो आप डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब मैं देखना चाहता था कि मतलब आपको लग रहा है क्या मेरे वीडियो अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सर्कुलेट कर देना आप, है ना। ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब पहली बार बोल रहा हूँ शायद, है ना, कि जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद दिए क्वेश्चन यहाँ से देखोगे आप। 59 से शुरू करते हैं। ठीक है, कि पोजिशन वैक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी दिस 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 ब्ला ब्ला एंड डिवाइड्स एक्सटर्नली। ठीक है, अब मैं जैसे एक्सटर्नली बोला ना, तो उसने क्या 2:1 रेशियो पूछ रहा है, मेरे को तुरंत दिमाग में आया कि एक्सटर्नल फार्मूला लग रहा है, और मैं इसको पोजीशन वेक्टर को ना पॉइंट के तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि एकदम वेक्टर का खत्म ही हो गया झंझट। पोजीशन वेक्टर दे दिया, मैं ए को बोलूँगा कि सीधा एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ए को मैं सीधा एक पॉइंट मान लूँ, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, पॉइंट बोलने का मतलब है कि मैं कोऑर्डिनेट के तरह ट्रीट करता हूँ, 1 2 और -1। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे बी है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 1 और 1। ठीक है, कुछ नहीं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, डन। ठीक है, और क्यू जो है ना, एक पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है, मतलब ए क्यू अपॉन दिया उन्होंने कि ए क्यू अपॉन, चलो यहीं पे बना लेते हैं, ए क्यू जो है वो 2 है और बी क्यू जो है वो 1 है ना। ए क्यू अपॉन बी क्यू जो है वो 2:1 एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल इंटरनल में तो पता है m+n करते थे आप, है ना, फॉर्मूला। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि इसी एक को ना माइनस कर देता हूँ, -2। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए कोई माइनस कर दो। ठीक है, जो रेशियो में दिया हुआ था, और उल्टा मल्टीप्लिकेशन करते, ये तरीका है ना, आपने भी ऐसे इसको करते होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 का तो इधर से हो जाएगा और -2 का इसके साथ हो जाएगा, डन, है ना। जैसे आप कैसे याद करते हो, वो वाला याद करो, ए बी, है ना, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है पी। ऐसे तो मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, m/n है, तो m को इधर कर देते थे, n को इधर कर देते थे, उल्टा ही ऐसे करते थे ना, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 का a से हो गया और -2 का b वाले कोऑर्डिनेट से हो गया। ठीक है, और एक को माइनस ले लिया मैंने, क्योंकि एक्सटर्नली वो बोला हुआ था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तुरंत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 इधर देखो, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया, और -2 का मल्टीप्लिकेशन किया -1 से तो क्या आ गया, प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ हो गया 1 - 2। ठीक है, अब इसका देखो, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 आ गया, और -2 का इससे किया तो क्या आ गया, माइनस का 2, और नीचे आ गया 1 - 2। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आने शुरू हो गए हैं। और ये देखो जरा ध्यान से, है ना, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो इधर आ गया -1, और इधर -2 का किया -1 से, तो क्या आ गया मेरे भाई, माइनस का 2, और नीचे क्या आ गया, 1 - 2। ऊपर में तो 3 आ गया, 3/-1, यहाँ तो आ गया लड्डू, और ये हो गया -3/-1, यानी क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या कैसे आ गए, -3 0 और 3, यानी -3i कैप, है ना, j कैप तो है नहीं, 0 हो गया, 3k कैप। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन। मतलब थोड़ा सा मेहनत करा रहा है आपको, ऐसा कुछ क्वेश्चन में खास था नहीं, मतलब ठीक है ना, मतलब मैंने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था कि ऐसे है, तो मैं उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर लिया बस। नेक्स्ट, अब ये यार एकदम पेटेंट है एनसीईआरटी में ना, मतलब आप पूछो मत, बहुत बार इस तरह के सवाल को वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, ध्यान से करो इसको। ए और बी के बीच में एंगल पूछा है ना, तो ए बी को साथ में रखना। ये तरीके, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसको पकड़ लो कि एंगल जो किसके पूछे, ए और बी के, तो ए बी को साथ में रखो, बाकी सी को उधर लेके चले जाओ, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये मतलब पेटेंट सवाल है। a + b वेक्टर को आप लिख दो -c वेक्टर, है ना, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, ऐसे कर दो, कर दिया भाई। ठीक है, फिर क्या कर दो आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कर दिया आपने। ठीक है, एक चीज़ ही इस्तेमाल कर, यहाँ पे क्या कर लेना, ये डॉट ए बराबर क्या होता था, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर है, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, a + b डॉट, है ना, ए वेक्टर। अब वेक्टर वेक्टर को वहाँ स्कूल वहाँ पे एग्जाम में साइन थोड़े बनाने लग जाने, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, a + b करके काम चलाओ ना सिर्फ, वहाँ पे आपको कौन सा मार्क्स मिलने वाले हैं उसके सब्जेक्टिव के, है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर सीधे ही निकाल दो, क्या हो गया, 7 का क्या हो गया, 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। इसको थोड़ा ठीक ठाक से सॉल्व करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस
टू ए डॉट बी। ये तो सिंपल से कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं है ना। अब हमको क्या है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है ए डॉट बी में, तो ए डॉट बी को भी थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। बोलोगे कि ये सर क्या कर दिए, तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया। चलो एक बार कर लेता हूँ, ए स्क्वायर एक स्टेप लिख लेता हूँ भाई। ये 9 हो गया, ए का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और बी का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25। ठीक है, डन। और इधर क्या क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा। ए डॉट बी को हमने खोल दिया। ठीक है, ये हो गया 49। 25 और 9 करोगे तो सब कैलकुलेशन यहाँ 40 और 15 है ना, तो यानी क्या आ गया। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, मतलब आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 को मैं उधर, चलो अभी एक बार लिख लेता हूँ यार, आप कहोगे कि क्या इतना टाइम पास की, इतना जल्दी में क्यों हो। तो ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया 15/2, और मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी क्या है, मॉडुलस ऑफ 15 ही है ना। ठीक है, नीचे गया तो क्या हो गया इंटू 15, 15 से 15 गया तो क्या आ गया हाफ। अब कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए π/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, π/3, सी इज द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो, अब भाई कैलकुलेशन ही तो ए प्लस बी वैक्टर पूछ रहे हैं और ए माइनस बी पूछा, अच्छा पैरेलल है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको तो ए प्लस बी निकालना ही पड़ेगा। तो ए प्लस बी मैं निकालूंगा तो 5 ए, चलो मैं तो जैसे देखो, आप फास्ट कैसे कर सकते थे कैलकुलेशन, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, 5 -1 और -3। ठीक है, ये ए है और बी है 1 3 और माइनस का 5। मेरे को क्या निकालना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या था 5 1 6 -1 और 3 2 और -3 और ये क्या था मेरे भाई माइनस का 5। थोड़ा ठीक से लिखे थे, अच्छा मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है, 6 2 और इसको जोड़ लिया तो क्या हो गया माइनस का 8। ठीक है, आ गया। ऐसा ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो, तो ए वेक्टर माइनस बी निकालोगे तो क्या आ गया 4, 5 में से गया 4, -1 में से -3 गया तो क्या आ गया मेरे भाई माइनस का 4, और -3 में से -5 माइनस किया तो प्लस हो गया, तो यानी 2। ठीक है, अब सबसे आसान दिख रहा है, पैरेलल तो नहीं है भाई, पैरेलल तो नहीं है। यहाँ 6 2 8 है, यहाँ पे 4 -4 2 है, पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए चेक करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अब डॉट निकाले तो क्या 6 में 4 से मल्टीप्लाई, इतना नहीं, देखो इतना ही करना है वहाँ पे भी, इतना कैलकुलेशन, ये डॉट भी ये सब कुछ मत लिखा करो, बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करना। 24 ये क्या हो गया माइनस का 8, और ये हो गया माइनस का 16, ये क्या आ गया 0। तो ये हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर है तो इंक्लाइंड विद 45 डिग्री थोड़ी ना होगा। ठीक है, मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा और एंगुलर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल इज ये मेरे को, हाँ ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसको आप चाहते हैं ना तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको चाहते ना आप तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये ए पॉइंट है 1, 1, 1, ये ए है। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है जी 1 2 और 3, और सी का देखो ध्यान से तो 2 3 1। मतलब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी सोचो ना कि मतलब ठीक है मेरे पास अगर बहुत आसानी से बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं तो पहले उसको कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो जरा, तो क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या करो, इसका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, यहाँ सी है ना, सी कोऑर्डिनेट, तो एरिया कैसे निकलता हाफ है ना, फिर मॉडुलस ऑफ किसका ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर, एरिया निकल गया सिंपल। अब तुम ए बी वैक्टर ऐसे तो इतना थोड़ी निकालोगे यार, सिंपली ए बी सोचो कितना है, ए बी यहाँ पे निकालो, ए बी वैक्टर किस टाइप से इसका कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0, 2 में से 1 गया तो इतना तेजी से काम किया करो, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, सीधा हमने लिख लिया। यह है क्या जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और ऐसे ही ए सी वैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी वाले कोऑर्डिनेट में से ए को घटा लेंगे, 2 में से 1 गया तो क्या बच गया 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। 3 में से 1 गया तो क्या बच गया, जल्दी से बताओ, 3 में से 1 गया तो क्या बच गया 2, और 1 में से 1 गया तो ये हो गया 0। अब अपने को क्या करना था, ए क्रॉस बी, एक ए बी क्रॉस ए सी करना था, तो मैं पता है ठीक है यहाँ पे आई जे के होता था। ठीक है भाई, हमारा इंटरेस्ट अब इसमें है निकालने में। ठीक है, इनटू आगे क्या है हाफ, तो एरिया निकल आएगा सीधा सीधा। अब क्या करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका भाई तो वेक्टर आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड। तो तुम इतना थोड़े सोचो यार, आई जे के में क्या क्यों उलझे हुए हो। अब ध्यान से कर लो, आप सीधे सीधे यहीं लिख लो 0 1 2 1 2
0, यही है ना। ठीक है, अभी वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो एक सेकंड के लिए इसको आप, कि चलो हमने क्या निकाल दिया है। ये आप बोलोगे इतना जल्दी क्यों कर रहे हो आप, इतना जल्दी में क्यों, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर। ठीक है, चलो आप निकालोगे तो क्या आएगा, आई कैप 0 कर दिया, माइनस क्या कर दिया 4, माइनस क्या हो गया जे कैप किया तो क्या हो गया 0 माइनस 2, और प्लस के कैप के अंदर क्या हो गया 0 माइनस 1। ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया माइनस का 4 आई कैप, ये क्या हो गया प्लस 2 जे कैप, और ये हो गया माइनस का के कैप। अब इसका क्या चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप निकाल लो, क्या आ गया 16 4 20 और 1 21, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 21। अब हाफ से डिवाइड कर लो तो एरिया आ गया √21/2। मतलब ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया कि ये भी निकाल दिया, ऐसे ही निकाल, टाइम बचाना था ना यार, उतना थोड़े अपने को जगह और इतना कॉपी पेन खर्च करना है। ठीक है, सी 63 देखो, करें इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। ठीक है, 1,23 से पास कर रहा है, तो ठीक है भाई 1,23 से पास करो। ऑप्शन देखो, ये तो नहीं होगा, बी वाला तो पास ही नहीं कर रहा 1 2 3 से, ये भी नहीं पास कर रहा, तो बी और सी तो ऐसे ही गया। बस ए चेक करो एक बार, 1 2 3 से पास कर गया ना, 1 2 3 से पास कर गया, एंड पैरेलल टू 3 2 -2 ले, है ना। 63 का इज द ऑप्शन, डन। यही करते हो ना आर, भाई लाइन का क्या होता है आर, ये होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये क्या दे रहा होता है डायरेक्शन, और एक इसको इसमें क्या बोलते हो कि ये पास करता है वहाँ से, समझ गए। ये ए वेक्टर मान लो ये है, और ये मान लो बी वेक्टर है, तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, आर वेक्टर यही है। ठीक है, डन। ये 64 देखो, फॉर वाट बे यार ये सब मत पूछो भाई। परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन पहले, अच्छा सबसे पहले देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या लाइन का इक्वेशन, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है लाइन का इक्वेशन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए डायरेक्शन रेशियो क्या है 7a, इस लाइन का क्या है 7a1, उसका क्या है 1 2 3। ठीक है, इसका तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 को 7 × 1 किया तो क्या हो गया 7, और a × 2 किया तो क्या हो गया 2a, और 1 × 3 किया तो क्या आ गया 3। इसको क्या होना चाहिए था 0, तो a बराबर वैल्यू क्या आ रहा है -5, है ना। कर लो आप, आसान है। ठीक है, अच्छा है, इसमें मोर देन वन तो होगा नहीं। ठीक, ये देखो अब तक वेक्टर के क्वेश्चन चल रहे थे, अब आ गया लीनियर एलपीपी के सवाल। द रीजन फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रेंट दिस। तो सबसे आसान तरीका, पता नहीं आप कैसे करते हो, मैं तो बहुत 2 सेकंड के अंदर मैं इस लाइन को मैं तुरंत कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत स्पीड में ना मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मैंने CUT यूजी के ना वीडियो बनाए हुए बहुत सारे एलपीपी के। अगर अब मैं अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में देखा CUT यूजी का जो 11th 12th का दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है ना, उसके क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, तो उसमें अगर मैंने बहुत एलपीपी के अलग से पूरा सेक्शन में, आप चाहो तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन उसके प्रीवियस ईयर के। ठीक है, डाला हुआ यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ यूजी CUT यूजी के लिए। अब देखो वहीं से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, देखा है वहाँ पे आया हुआ, इसमें आप खुद ऑब्जर्व करके देखना। ए रीजन का से मैं तो 2 मिनट में बोलते हो, इस लाइन को कैसे लिखोगे 5x + y बराबर लेस देन इक्वल टू 100 है ना, तो तुम 2 मिनट में तुरंत सोचो x के नीचे क्या लिखना है, मेरे को 100 लिखना है। ठीक है, जैसे चलो एक बार मैं कर देता हूँ, अगली बार से स्पीड में करूँगा। यही है ना भाई, पहले इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो x के नीचे क्या आएगा 20, है ना, और y के नीचे क्या आएगा 100, और ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तो क्या हो गया y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस, और x के नीचे 20, तो हमने चलो 20 बोल दिया कि यहाँ पे, ठीक ना, 100 मैंने बोल दिया है यहाँ पे, तो ये लाइन हमारा धड़ाक से हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब लेस देन 0,0 इसमें रख के देखे, 0,0 रखा तो इसको सेटिस्फाई कर गया, यानी लेस देन वाला सही बात है, तो ड्रॉ किधर होगा इधर, ये आप जानते होंगे। ठीक है, और x + y लेस देन वो था, तो x के नीचे इसके आ गया 60, और प्लस y के नीचे क्या आ गया 60, तो ऑलमोस्ट मोस्टली आप ऐसे समझो ना कि 60 यहाँ पे कहीं हो रहा होगा। ठीक है, और इधर यहाँ पे हो रहा है वो 60, तो ये ऐसे लाइन बन गया। ठीक है, अब 0,0 इसमें 0,0 रखो आप, तो 0 + 0 लेस देन 60, तो 0 लेस देन 60 सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो ड्रॉ किधर होगा इधर, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई कॉमन फीजिबल रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन देख के, फिजिबल। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवहार संभव। अच्छा
व्यवहार संभव, अच्छा प्रैक्टिकल जो पता नहीं, ठीक है, व्यवहार संभव। ऑप्शन क्या हो गया, व्यवहार संभव। ये देखो फिर से एलपीवी के सवाल पूछ लिया। अब इसमें देखो तो वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमाइज करना है तो ठीक है यार, कैलकुलेशन करा लिया तो फटाक से बोला एक्स के नीचे क्या आ गया, पहला लाइन का इक्वेशन देखो 50, और वाई के नीचे इंटरसेप्ट फॉर्म में तुरंत चेंज किया करो, है ना, 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाला लाइन देख लो, चलो चलो पहले इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सेस, एक्स के नीचे 50, तो हमने यहाँ 50 बोला, यहाँ 50 बोला, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने एक लाइन खींच ली। अब 0,0 उसमें रख दिया, है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन 50 है, तो यानी शेडेड पोर्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब 3x प्लस वाई है, तो x के नीचे क्या आ गया, x के नीचे मेरे भाई क्या आ गया 30, और y के नीचे क्या आ गया मेरे दोस्त 90, ये 1, इसके लाइन का बना लिया जाए, ठीक है। तो x के नीचे 30, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, ठीक है। और सॉरी ये y 90 है, सॉरी माई फॉल्ट, ये 50 है और ये 50 है, यानी कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोलो तो ये 0,50 है, ठीक है। और यहाँ पे बोलोगे तो 50,0 है, डन। और अपने को कौन सा चाहिए, x के नीचे 30, तो x के नीचे 30 ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लो आप, है ना, ये हो गया 30,0 और y के नीचे क्या 90, तो 90 मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, है ना। तो ये एक लाइन ऐसे में बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया 0,90, ठीक है। अब 0,0 रख दिया इसमें रखो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90, तो यानी सेटिस्फाई करेगा। तो सेडेड, वैसे भी इतना करना नहीं है, वो लेस देन 0 दिख रहा है, मैं ऐसे मेरे को तो तुरंत दिख रहा है कि किसी यही फिजिबल रीजन आएगा। x > 0 y > 0 क्या हो गया, आप प्रैक्टिस कर लेना, सही बता रहा हूँ, CUT वाले पेपर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सेडेड पोर्शन आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमाइज कहाँ पे मिलता है, बाउंड्री पे, तो एक बाउंड्री यहाँ पे है ना, इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, क्यों फालतू में करे, तो D ही है, मैक्सिमाइज करना है 0,0, इस पर कोई मतलब नहीं है। और Z कौन सा है, Z 4x + y, तो Z A पॉइंट पे निकालो, तो क्या आ गया 30 × 4 यानी 120, और Z B पे वैल्यू क्या आ रही, B के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल जाएगा भाई, क्या लिखा हुआ है 3x + y बराबर, ये थोड़ा आपसे कैलकुलेशन करा लिया ये सवाल, ठीक है। ये सवाल आपसे क्या करा लिया, कैलकुलेशन। तो पक्का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसमें एकदम पेन नहीं चलाना होगा, देख लेना। ये y से y गया, ये हो गया 2x, ये आ गया 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 20, तो y का x 20 आ गया, इसमें रख दो, कहाँ गया x 20 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 30, तो मेरे को b का कोऑर्डिनेट मिल गया 20,30, है ना। इतना फास्ट करना है, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करके जाया करो। तो ZB पे वैल्यू क्या आ रही है भाई, देखो 40 में 20 से करो 80, 80 और 30 110, है ना, मैक्सिमाइज करना है। अब ZC देख लो, अब ZC तो मेरे को दिख रहा है और कम है वैल्यू, है ना, 85 है सर, ZC की वैल्यू क्या है 50, तो हाईएस्ट क्या हो गया 120, सो वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज इज 120, डन, ठीक है ना, डन। अब ये पढ़ो, आ गया ना, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फॉर अटेंड एट द पॉइंट इनसाइड फिजिबल रीजन के अंदर मिलता है, नहीं, गलत बात। सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, ये भी गलत बात है ना। आउटसाइड ऑफ द फिजिबल रीजन वो तो है ही नहीं, बात ही नहीं है यार ठीक है, तो कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में आपसे मेहनत कराया तो अगला क्वेश्चन जरूर यार बैलेंस करके वो देगा ना पेपर, आप ऐसे समझो। तो ये मैं उधर क्वेश्चन कराया तो उधर मेकअप कर दिया कि आप 10 सेकंड में इसको कर लो, उधर मान लिया मैंने कि चलो 2-2.5 मिनट लग गया आपके, तो इधर 30-10 सेकंड में हो गया, तो ठीक है, कुल मिला के मेकअप होगा। ले अगला सवाल, फिर 10 सेकंड, तो 2 क्वेश्चन 10-10 सेकंड में हो गए आपको, मतलब देखते ही आपको इसमें। अच्छा मैं कुछ बता पाऊंगा भाई, थ्योरी है कि सिंप्लेक्स मेथड किसके दिया गया, GB डेंटिंग, इस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने दिया था, इनका है ना डेंजिग करके, जो भी नाम इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, DB डेंजिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था, तो ध्यान है मेरे को, मतलब मास्टर जब कर रहा था उसमें भी पढ़ा था, तो ठीक है। बीटेक के भी सिलेबस में खूब सारा है, तो बैलेंस हो गया। अब ये देखो लियो, अगला 3 क्वेश्चन 10-10 सेकंड वाले, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगला 3 क्वेश्चन 10-10 सेकंड वाले, एक क्वेश्चन बेचारा उसने मेहनत करा है जिसमें आपसे 2-2.5 मिनट खर्च करा दिए, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज, एकदम सही है ये स्टेटमेंट, ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। अब फंक्शन इज टू
मिनिमाइज फंक्शन इज टू मिनिमाइज, बिल्कुल सही, ये भी स्टेट। तो आगे क्यों पढ़ूंगा मैं, सीधे डी मार दूंगा मैं, नेक्स्ट ही क्यों पढ़ूँ, ए फंक्शन इज टू, भाई दो ऑप्शन है ना, मतलब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करते हैं मिनिमाइज करते हैं, तो दो ऑप्शन सही हो गए मोर देन। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए कॉन्वेक्स। अच्छा भाई, कई लोगों को मैंने देखा था एक बार ना टेलीग्राम में मैंने ज्वाइन कर किया था तो हाल फिलहाल में CUT-UG के चक्कर में कि भाई अपने कंटेंट को भेजा जाए जहाँ तक, तो उसमें देखा था यार एक ने लोगों ने पूछे हुए थे कॉन्वेक्स का बताओ, तो मेरे को तो सिंपल इतना सिखाया गया था कि भाई जैसे मान लो ना कोई भी तुम खींच दिए ऐसे, मतलब मान लो इसमें से कोई भी अगर एलिमेंट्स उठाओगे और उन दोनों के बीच में अगर लाइन खींचो तो पूरा लाइन क्या होना चाहिए उस फिगर के अंदर हो, इतना सरल है। तो मैं इसका सबसे अच्छा काउंटर एग्जाम्पल समझा करो, जैसे मान लो कोई फिगर ना ऐसे बन जाए कोई फिगर, ठीक है। अब दिक्कत हो गई, क्यों, अब यहाँ पे एक पॉइंट लो, एक यहाँ पे लो, अब देखो पूरा का पूरा लाइन नहीं आया ना उस फिगर में, तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये वाला ये है। तो वैसे ही चेक करने के लिए हम लोग सबको क्या करेंगे, सबका डायग्राम आपको पता ही होता है कि सबका डायग्राम बना लोगे तो हो जाएगा 2 मिनट में। जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम देखो तो क्या एक सर्किल दिख रहा है मेरे को के बाहर का रीजन, ठीक है, x² + y² बराबर 1, ये ऐसे सर्किल बना, ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 चाहिए तो इधर वाला पोर्शन सारा है, तो इधर वाला पोर्शन सारा है, तो ये इतना, ये सब शेडेड रीजन इधर के पॉइंट्स सारे हैं वो, ठीक है, जिधर मैं सेट कर रहा हूँ। तो मैं एक पॉइंट यहाँ से उठाऊंगा, एक पॉइंट यहाँ से उठाऊंगा, यहीं पे खत्म हो गया, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सो ये इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, पूरा लाइन नहीं आया उस फिगर के अंदर। y² ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो पहले तो क्या बनाएंगे, y² बराबर x का ग्राफ ऑलमोस्ट इस टाइप से होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको लग रहा है ना कि इसका कैसे बनाएंगे, तो कुछ मत करो, आप ध्यान करो, ये मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में ना बहुत बार बोला हुआ है हमने, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ CUT-UG देखना आप जाके एक बार, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर को आपको हेल्प मिलेगा यार। y² ग्रेटर देन इक्वल टू x है ना, तो मैं बोलूँगा कोई भी पॉइंट या तो अंदर के इस रीजन के अंदर के चुन लो या बाहर के चुन लो, ठीक है। मैं बोला कि चलो अंदर का चुन लो, तो यहाँ का पॉइंट चुन लेता हूँ 1,0। अब 1,0 इसमें देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, रखो इसमें इस वाले में, तो 0 ग्रेटर देन 1 यानी अंदर में सेट नहीं होगा, गलत आ गया ना, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो बाहर सेट होगा, बस यही लॉजिक है सेट करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वो सेम लॉजिक, यहाँ पे एक पॉइंट चुना तुमने और यहाँ पे चुना, मान लो दोनों पॉइंट को तुमने मिलाया, लाइन कहाँ गया, पूरा का पूरा रीजन के अंदर तो आए नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। मैं जब भी ना ऑप्शन लगाता हूँ ध्यान करना, आगे तो क्रॉस कर देता हूँ, जो सही होते हैं ना ऑप्शन उसको मैं कभी आगे नहीं लगाता हूँ, उसको मैं पीछे लगाता हूँ, क्योंकि वो मोर देन के कारण मैं पीछे लगाना पड़ता है मेरे को। अब गलत ही हो गया तो क्या चक्कर है, काट दिया मैंने। अब एक सी वाला देखो, अब सी देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला गया है, तो ठीक है भाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब बोलने का मतलब है कौन सा पोर्शन, ये वाला, यहाँ पे ये y बराबर 2 है। अब y लेस देन इक्वल टू क्या है 4, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है y बराबर 4 और उसको छोटा चाहिए, तो कौन किधर का चाहिए, इधर, यानी कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ध्यान करो तो ये वाला पूरा जो शेडेड रीजन है, ये सारा पॉइंट्स का कलेक्शन ये हो गया। अब इसमें तुम कहीं से भी पॉइंट उठाओ ना यार, कहीं से भी उठाओ, बाहर जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो सी इज द कॉन्वेक्स सेट, डन, ठीक है, डन। अब ये देखो, ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए, तो कुछ नहीं फॉर्मूला, अरे भाई फॉर्मूला में पूछ लिया सवाल आपसे, है ना। तो पी ऑफ ए भी अगर मान लो आपको नहीं पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तब तो इशू हो रहा है फिर, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब इसमें मैं सही बताऊँ, इस सेक्शन में करके मेरे को कोई भी ढंग का सवाल नज़र नहीं आया, ठीक है, जिसको मेरे को लगे कि हाँ यार इसको करना चाहिए था। ये तो सारा फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, मतलब किया जाना है ना, मजदूरी वाला काम है। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या था 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.3, तो आंसर क्या हो गया 2/3। मतलब इसमें क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो बी इज द ऑप्शन, है क्या हो गया 71। ये लो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज अ सम। तो मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, खास करके वो क्या फेंक दिया जाए, डाई वाई फेंक दिया जाए, ठीक है, तो तुम एक काम कर लिया करो, अच्छा काम कुछ भी नहीं करोगे क्या तो तुम सैम्पल स्पेस तो पता ही होता है आपको कि भाई 36 आएंगे, ठीक है। तो मैं बस मेरा इंटरेस्ट है कि ये वाला इवेंट में, कौन सा इवेंट में, कि ये जो इवेंट हमारा हो रहा है ना, अच्छा सैम्पल स्पेस में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, ये तो ऐसे ऐसे पता ही आपको कितने टोटल 36 है, ठीक है, अगर 2 डाई उछाला जा रहा है तो
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट जो है, इवेंट यहाँ पे हमारा कौन सा है कि भाई 7 आ जाना चाहिए दोनों डाइस पे। तो कैसे कैसे आ सकता है, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू किया तो क्या किया, पहले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तो 7 हो गया। ठीक है, ये सेट बना लेते हैं हम लोग। फिर 2 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, ये हो सकता है। फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये हो सकता है। फिर पलट दो इसी को, 4 हो जाए, 3 हो जाए, ये हो जाए। फिर 5 हो जाए और 2 हो जाए, ये हो जाए। फिर 6 हो जाए, 1 हो जाए, तब भी 7 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। इतना ही हो तो 6/36। प्रोबेबिलिटी यही तो होता है ना, इवेंट का ऊपर लिख दो, सैंपल स्पेस नीचे लिख दो बस। अरे ये सब आपको पता होता है, 1/6। ठीक है, 72 73 देखो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर, अच्छा ये सब जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये सब हिट क्वेश्चन है। मतलब आपको ना इसको कई लोग देख के मार देंगे 2/7। मतलब हम लोग इतनी बार कर चुके हैं ना कि ये हमको याद ही होता है, समझ रहे हो आप। मतलब इसमें कुछ करने जैसा उन्होंने पूछा ही नहीं कि मतलब कुछ अलग दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं यार, कैलकुलेशन तक नहीं करा है। मतलब इतनी बार वो बच्चे करके जाते हैं ना इस टाइप के लीप ईयर वाला सवाल कि एक वीक वाला बताओ कि अगला मतलब शुक्रवार अब कितना होना चाहिए, 53 फ्राइडेज कितने होने, ऐसे कितने होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल किए हुए रहते हैं। अब जैसे लीप ईयर मान लो, देखो लीप ईयर में कितना दिन होता है भाई, 366। अब 366 में एक वीक में कितना दिन होता है, 7। ठीक है, तो यहाँ तो 5 कर दो तो 35, है ना। इधर आ गया ये हो गया ये, तो 7 दूनी 14, ये हो गया 2 दिन बच गया। ठीक है, ये तो 52 वीक में तो हर फ्राइडे होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट द 53 फ्राइडे कब हो जाए, तो भाई ये 2 बचे हैं, ये 2 दिन बचे हैं। और टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो पता ही ना, 7, है ना। और बचे हमारे पास कितने, 2 दिन। ये 52 तो हो गया ना, 52 भी फ्राइडे तो हो चुका है वो, ये तो हर सप्ताह में आएगा ही आएगा भाई एक फ्राइडे। ठीक है, अब 53 फ्राइडे होने के लिए इसके पास कितना ऑप्शन है भाई, 2 दिन बचे हैं, है ना। और 7 दिन उसको चाहिए, मतलब वीक में कितने होते हैं, 7 दिन। तो 2/7 इज द आंसर। सिंपल, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, है ना। मतलब ये 2 दिन इसके पास फ्राइडे होने के चांसेस थे, तो 2/7 हो गया ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ इलाहाबाद, ये भी बहुत फेमस सवाल है, पता है। मतलब बहुत सारे नंबर जब रिपीट होते तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो सेम नंबर, अगर इलाहाबाद में नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते, तो इलाहाबाद में क्या इसका पूरा काउंट करते हैं 9 फैक्टोरियल, सीधा 9 फैक्टोरियल आंसर बोलते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, इलाहाबाद में ए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ए तो कितनी बार आ गया भाई, 4 बार। ए कितनी बार आ गया, 4 बार। और बी कितनी बार आ रहा है, सॉरी एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, और टोटल कितना है वो, और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं होता है ना, और नहीं होता है, मेरे को तो जहाँ तक याद है वो तो नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आपसे करा लिया, 9 × 7 × 6 × 5 × 4 के आगे नहीं लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है कि मेरे को है 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या, 2 से 8 काट रहा हूँ मैं, 4। अब मैं चाहूँ तो 6 भी काट सकता था, क्यों नहीं काटा, ताकि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी हो। 6 × 5 = 30, 30 में 4 से किया तो 120, 120 में 7 से किया तो बरसे थे 84, यानी 840, और फिर 9 हो गया तो 9 से गुना कर दो, ये 0 9 × 36, 6 हाथ में रहती, 9 × 72, 72 3 75। कौन सा भाई, है ना। मैं बिहार से हूँ भाई, पढ़ा ऐसे ही सीखी है मैंने मदर टंग में। ठीक है, तो 74 भी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ा तो क्या है, एक क्वेश्चन है कि ठीक है, अभी तो किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, दोनों बराबर हैं तो कर दो भाई, दोनों को इक्वल कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, एनसीईआरटी में। ठीक है, 12.1 ऐसा कुछ चैप्टर था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कैंसिल होगा, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ख़त्म बात। यार सर्किल साला नहीं हो रहा है सही से, है ना। इसको सीखता हूँ, इसके फीचर भाई, सर्किल क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी। डन, आसान से सवाल थे सारे। ये देखो, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वे कैन अ टीम ने, अरे यार 4 मेंबर का उनको टीम बनाना जिसमें गर्ल्स नहीं चाहिए, तो सारे बॉयज में से चुन लो भाई, है ना। तो सारे बॉयज कितने थे, 7, 7C
4, अब 7c4 सॉल्व करो तो क्या हो गया 7 फैक्टोरियल, है ना। ये क्या हो गया मेरे भाई 4 फैक्टोरियल, अब ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब कर लो 7 गुने 6 गुने 5, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे तो क्या था, चलो एक बार क्लिक, ये सब एग्जाम में मत करना। 4 फैक्टर कैंसिल हो रहे तो ज़बरदस्ती क्यों लिखते हो, है ना। 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो फालतू में यहाँ चेक कर दो, 35 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब एग्जाम में उतना मत किया करो, समझ रहे हो, समय बचाओ अपना, ठीक, डन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर इन द सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अपोलो रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो और आसान सवाल बन गया यार, सिंपल कि भाई सर्कुलर टेबल में अगर मान लो n लोग बैठे हैं तो टोटल अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाता था n-1 फैक्टोरियल तरीके से उनको सर्कुलर में बिठा सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे आके कॉमन हो जाता था, एक में घट जाता था तो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। अब क्या है 6 लड़के 3 लड़के, तो टोटल कितने हो गए 9, 9 में से एक गया तो कितना है, ठीक है 9, और 9 में से एक गया तो कितना हो गया 8 फैक्टोरियल इज द आंसर, 8 फैक्टोरियल, है ना। ये 8 फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, ऐसा भी फैक्टोरियल लिखा जाता है भाई, ठीक है 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डन डन, ठीक है। ये देखो द एवरेज ऑफ 10 एंट्रीज इन 50 इफ वी रिड्यूस ईच एंट्री बाय 5 देन द न्यू मीन विल बी, वो भी 5 कम हो जाएगा। मतलब देखो ये सब यार फैक्ट होते हैं, मतलब अगर किसी को ना प्रॉपर्टीज ऑफ मीन देखोगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन उसमें है कि मतलब अगर जोड़ दोगे उस नंबर में किसी पर्टिकुलर नंबर में तो भाई इसका आंसर क्या हो जाता। अगर मान लो वो यहाँ पे ना रिड्यूस की जगह पे ऐड लिख दिया होता तो आंसर 55 हो जाता। अगर मान लो कभी नहीं भी याद आ रहा, उसको भूल गया तो यार उतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे तो आंसर मार ही देंगे सीधा 45। मान लो वो भूल भी गया कि उसको याद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं भाई, एवरेज ऑफ 10 दिया ना, A1 से लेके A10 ऐसे दे दो, मान लो समझ लो 10 बराबर क्या है 50, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू A1 से A10 तक तो 500 हो गया, ठीक है भाई। अब हर में ना 5-5 घटा दो तो A1 माइनस 5, ऐसे घटाते घटाते हर में ए लास्ट वाला में भी क्या हो गया घट गया, ठीक है, ठीक। अब इतना डिवाइडेड बाई क्या, यही नया वाला मीन पूछ रहा है ना 100, तो फिर से इसको ऐड करो एक साथ, तो A1 जोड़ ऐसे ऐसे करोगे तो A10 तक आ जाएगा और माइनस को कॉमन ले लो तो 5 माइनस 5 कितनी बार हो रहा है, 5 5 10 बार हो रहा है ना माइनस, तो 5 × 10, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और ये क्या हो गया 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुमको पता थी 500, ठीक है, तो 500 माइनस 50, है ना, अपॉन 100, है ना, 500 सॉरी 450, है ना, डिवाइडेड बाई 10 45, ठीक है। मतलब नहीं भी याद हो तो तब भी कर लेते हो, मतलब वैसे तो याद ही रहना चाहिए, घटाओ कर दो, घटा दिए जोड़ दिए तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पे, ठीक है। अब ये देखो मतलब ये ठीक है भाई, आपको अगर ये नहीं पता इसमें कुछ करना है थोड़ी, अगर आप नहीं फॉर्मूला पता हो रहा है तो आप गए, फिर आपको नहीं पता है तो गए, नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन ये सही है, मतलब फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, तो है ना, 2 सही होगा, सॉरी ऐसा नहीं करना चाहिए, जब एक सही हो जाए ना तो हमेशा पीछे टिक मारा करो, इधर ये सही हो गया ना हमारा, फर्स्ट वाला भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा आगे चेक ही नहीं करना, डी, ठीक है, खत्म। अब लास्ट सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर 6 इज, तो ठीक है, इसका मतलब आपको इसका एक तो पता होना चाहिए कि x प्लस वाई का ना इसका जनरल टर्म क्या होता था। अगर मान लो x प्लस वाई का पावर n था तो इसका जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता था n c r, x का पावर क्या होता था इसमें से इसमें घटा दो, है ना, n माइनस आर, याद करने का तरीका होता था, और y का पावर क्या होता था r, और फिर मान लो तुम फॉर्मूला भूल रहे हो तो ध्यान करो दोनों को मिला के ना n पावर होना चाहिए, तो इसमें जोड़ के देखो n हो गया, हाँ मतलब हमारा सही था, तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो 2x माइनस 3 का पावर 6 था ना, तो क्या होता है इसका जनरल टर्म क्या होता, हम जनरल टर्म निकालते तो 6c r, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 2x का पावर 6 माइनस r, और यहाँ पे क्या लिखते हैं -3 का पावर r। अब अपने को क्या चाहिए 6 चाहिए x का पावर, तो x का पावर 6 तो तभी होगा ना भाई जब ये r की वैल्यू क्या हो जाए 0, क्योंकि 6 का x का पावर 6 तभी जनरेट होगा, है ना, तो जब r की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो इसमें r की वैल्यू पुट 0 कर दो तो क्या हो गया 6c 0, अब यहाँ पे क्या हो गया 2x का पावर 6, और ये क्या हो गया -3 का पावर r कर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो हो गया 6 0 कितना होता है 1, NC0 डायरेक्ट लिखा करो इसको सॉल्व। अब यही सब बचाने का समय 6 0 हम सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, अरे भाई 1 लिखो ना सीधा,
1 और 2 का पावर क्या हो गया 6 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया 6, एक्स का पावर 6 का क्या पूछा था कोफिशिएंट पूछा, 2 का पावर 6 कितना होता है, हाँ 5 32 होता है, 32 में 2 से कर दो 64 है ना, तो कितना हो गया 64। ठीक है, तो यार हमने पूरे ख़त्म कर दिया ना। अब नेक्स्ट बताना, आप अपना व्यूज़ ज़रूर मेरे को बताना, और हाँ एक बार ज़रूर ना जो जो तैयारी कर रहे हैं ना उनको एक बार भेज देना आप, है ना। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना 1 शॉट बनाऊंगा कि एक चैप्टर आप आधे घंटे 1 घंटे में कैसे रिवीजन करना है अपने को, ठीक है डन। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है इधर उधर के भाई, ठीक है। मैंने TRE 1 के भी क्वेश्चन देखे, TRE 2 के भी देखे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 11 12th के NCERT पढ़ो, आप सही से काम कर लोगे, ठीक है। उसी के प्रैक्टिस करो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ CUT UG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा है उसका एकदम सेम पैटर्न है जो आपको पूछा गया है, CUT UG मैथ्स, ठीक है। और मैंने उसके भी वीडियोज़ मेरे पूरे डाला हुआ है, मैंने कहा कि ठीक, मेरा वहीं मोटिवेटेड हुआ मैं कि भाई इसको बनाना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अब देख लेना, थैंक यू।